दोस्तों जरा सोचो, अगर वो इंसान जिसे तुमने अपनी आंखों से मरते देखा हो, जिसका तुमने खुद जनाजा पढ़ा हो, वो अचानक बरसों बाद तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हो जाए तो तुम्हारी हालत क्या होगी। आज की कहानी एक ऐसी अनीता वर्मा की है जो शादी में जाने निकली थी, लेकिन रास्ते में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुल गया। एक ऐसा सच जिसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। क्या था वो सच? वो शख्स कौन था और आखिर वो 16 साल तक क्यों गायब रहा? ये सब जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। दोस्तों, एसपी मैडम आज सज धज कर अपने रिश्तेदार की शादी में जा रही थी। ड्यूटी से पहले ही देर हो चुकी थी और अब शादी में पहुंचने में भी ताखीर हो रही थी। वक्त की कमी के बाइस वो तेजी से गाड़ी चला रही थी, लेकिन अचानक उनकी कार का पीछे का टायर डगमगाने लगा। उतर कर देखा तो टायर पंचर था। एसपी मैडम ने मन ही मन सोचा, आज तो देर पर देर होने वाली है, और ऊपर से उनका ड्राइवर भी आज साथ नहीं था। तभी नजर घुमाया तो पास में ही एक पंचर की दुकान दिखाई दी। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद भगवान, आपने पास ही मदद भेज दी। एसपी मैडम जल्दी जल्दी उस दुकान पर गई और पंचर वाले से कहा, मुझे शादी में जल्दी पहुंचना है, बराहे मेहरबानी मेरी गाड़ी का टायर जल्दी से ठीक कर दीजिए। दुकान पर मौजूद एक बूढ़े ने कहा, मैडम बस 5 मिनट बैठ जाइए, मेरा कारीगर आता ही होगा। करीबन 5 मिनट बाद एक मास्क पहने मजदूर वहां आया और टायर निकालकर पंचर बनाने लगा। एसपी मैडम उसकी तरफ देख रही थी। उन्हें अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्होंने पूछा, तुमने मास्क क्यों लगाया है? मजदूर बोला, मुझे सर्दी है और धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए मास्क पहना है। एसपी मैडम को शक हुआ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जरा मास्क उतारो। पहले तो मजदूर ने मना किया, लेकिन एसपी मैडम के गुस्से पर मजबूर होकर उसने मास्क उतार दिया, और जैसे ही मास्क उतारा एसपी मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो मजदूर कोई और नहीं बल्कि उनका शौहर था, जो 16 साल पहले एक हादसे में मरा हुआ माना गया था। एसपी मैडम ने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? मजदूर चुप रहा, आंखें झुका ली और फूट फूट कर रोने लगा। एसपी मैडम ने कहा, रो क्यों रहे हो? सच बताओ, आखिर ये सब कैसे हुआ? तब मजबूर होकर मजदूर ने सच बताया, एक ऐसा सच जिसे सुनकर तुम्हारे भी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। तो दोस्तों, पूरी कहानी को वाज़ेह तौर पर जानेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बगैर ताखीर के वीडियो को शुरू करते हैं। शहर की सबसे तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अफसरों में से एक एसपी अनीता वर्मा आज अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थी। आज वो सिर्फ अनीता थी। नीले रंग की सिल्की की साड़ी, कानों में हल्के झुमके और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो आज सुबह से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, आज उसकी सबसे छोटी और लाडली कजन रिया की शादी थी। सालों बाद खानदान में कोई इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था। जब अनीता अपनी सरकारी गाड़ी की चाबी उठा रही थी तो हेड कांस्टेबल शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आज तो आप बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। अनीता ने हंसकर जवाब दिया, शर्मा जी, कभी कभी क्रिमिनल और फाइलों से बाहर निकलकर इंसान भी बनना पड़ता है। आज कोई ड्यूटी नहीं, सिर्फ मस्ती। शर्मा जी ने फिक्र से कहा, मैडम ड्राइवर को साथ ले जाती तो अच्छा रहता। अरे नहीं, आज मैं अपनी गाड़ी खुद चलाऊंगी। वैसे भी शहर से बाहर फार्म हाउस पर है शादी, खुला रास्ता होगा, अच्छा लगेगा। कहकर अनीता ने अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी उठाई और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। गाड़ी हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। शीशे नीचे थे और पुराने किशोर कुमार के गाने चल रहे थे। अनीता का मन आज सच में बहुत हल्का था। रोज की टेंशन, केस मीटिंग्स, इन सब से दूर उसे याद आया, विवेक शर्मा को भी किशोर कुमार बहुत पसंद थे। विवेक शर्मा उसका शौहर, ये नाम सोचते ही उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। 16 साल हो गए, एक लंबा अरसा, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। वो एक भयानक एक्सीडेंट, एक पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी का खाई में गिरना और फिर कुछ भी नहीं, बस जली हुई गाड़ी के टुकड़े और एक ऐसी खबर जिसने अनीता की दुनिया ही उजाड़ दी थी। तब वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर थी। विवेक शर्मा की मौत ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसी दर्द ने उसे पत्थर भी बना दिया। उसने खुद को काम में इतना डुबो दिया कि आज वो शहर की एसपी थी। सब था उसके पास, पावर, इज्जत, एक बड़ा सा घर, बस विवेक शर्मा नहीं था। तुम होते तो कितना खुश होते, विवेक शर्मा, उसने धीरे से हवा में कहा, जैसे विवेक शर्मा उसकी बगल वाली सीट पर ही बैठा हो। देखो तुम्हारी अनीता आज कितनी बड़ी अफसर बन गई है। इन्हीं ख्यालों में गुम उसे तवज्जो ही नहीं रही थी कि वो शादी के वेन्यू से बस आधे घंटे की दूरी पर थी। वो थोड़ा और लेट हो चुकी थी। उसने एक्सेलरेटर पर पांव दबाया, गाड़ी की स्पीड बढ़ी। तभी अचानक उसे गाड़ी के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, फट फट फट। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गाड़ी का तवाजुन बिगड़ने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग को काबू में किया और गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया। सत्यानाश, आज ही ये सब होना था। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। उसने नीचे उतर कर देखा, पीछे का टायर बिल्कुल छपटा हो चुका था। पंचर और किस्मत तो देखो, दूर दूर तक कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। ना कोई दुकान, ना कोई घर, सिर्फ सूनी सड़क और दोनों तरफ खेत। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क भी गायब था। वाह, बहुत बढ़िया। वो खुद पर ही सार्कास्टिक हो रही थी। एसपी साहिबा, बीच
सड़क पर फंस चुकी है। इससे अच्छी किस्मत और क्या होगी। साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर वो गाड़ी की डिग्गी खोलने लगी कि शायद स्टेपनी बदल ले, लेकिन कहाँ उसे ये सब काम कहाँ आता था। विवेक शर्मा होता तो 5 मिनट में कर देता। फिर विवेक शर्मा का उसने झिड़क कर अपने ख्यालों को दूर किया। अभी प्रॉब्लम पर फोकस करना था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। सड़क पर 1-2 गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई। शायद एक सजी धजी औरत को अकेली देखकर उन्हें लगा कोई ड्रामा होगा। आधा घंटा बीत गया। पसीने से उसका मेकअप हल्का पड़ने लगा था। गुस्सा और लाचारी दोनों उस पर हावी हो रहे थे। तभी उसे दूर जहां सड़क हल्की सी मुड़ रही थी, एक छोटा सा बोर्ड नजर आया। धूल और मौसम की मार से उसका रंग उड़ चुका था, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था, पंचर की दुकान। उसकी आंखों में एक पल को चमक आ गई। शुक्र है भगवान, उसने मन ही मन कहा और बगैर सोचे समझे उस सिमत में तेज कदमों से चलने लगी। दुकान क्या थी? एक टीन की छत के नीचे एक छोटा सा कमरा था। बाहर कुछ पुराने घिसे हुए टायर पड़े थे और हवा भरने वाली मशीन खामोश खड़ी थी। एक बूढ़े से चाचा एक लकड़ी की टूटी फूटी कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे। चाचा जी, अनीता ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। चाचा हड़बड़ा कर उठे। एक सजी धजी रूपदारी औरत को अपने सामने देखकर वो थोड़ा घबरा गए। जी जी बेटी, अनीता ने एक सांस में कहा। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, यहाँ से थोड़ी दूर पर खड़ी है, आप ठीक कर देंगे? मुझे बहुत जल्दी है, शादी में जाना है। चाचा ने अपनी झुर्रियों वाली आंखों से उसे देखा। बेटी, मैं तो अब ये सब काम नहीं करता, कमर में दर्द रहता है। मेरा कारीगर है, बस 5 मिनट में आता होगा। पास के गांव में गया है कुछ सामान लेने, आप बैठो। अनीता के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो वहीं एक दूसरी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई, जो शायद सालों से साफ नहीं हुई थी। उसने अपने फोन को फिर देखा। नेटवर्क अभी भी नहीं था। वो बस इंतजार कर रही थी। हर गुजरती गाड़ी के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसने थोड़ी झुंझलाहट में कहा, चाचा कहाँ रह गया आपका कारीगर? मुझे बहुत देर हो रही है। चाचा ने वहीं रटा रटाया जवाब दिया, आता होगा बेटी, आता ही होगा। तभी एक पुरानी खटारा साइकिल दुकान के सामने आकर रुकी। उस पर एक आदमी सवार था, दुबला पतला, मैले कुचले कपड़े पहने हुए। उसके चेहरे पर एक गंदा सा मास्क लगा हुआ था, जिसने उसकी नाक से लेकर ठोड़ी तक का हिस्सा ढक रखा था। धूप से बचने के लिए उसने सर पर एक गमछा भी लपेट रखा था। आ गया मेरा कारीगर। चाचा ने राहत की सांस ली। जा रे मैडम की गाड़ी देख, पंचर है। वो आदमी बगैर कुछ बोले अपने औजारों का थैला उठाकर अनीता की तरफ देखने लगा। एक अजीब सी थकान, एक गहरी उदासी। पर अनीता को उस वक्त कुछ और सोचने का मौका नहीं मिला। वो जल्दी से उठी। चलो भाई, जल्दी करो, कहकर वो आगे आगे चलने लगी और वो आदमी चुपचाप साइकिल घसीटता हुआ उसके पीछे पीछे। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने बगैर एक लफ्ज कहे अपना काम शुरू कर दिया। उसके काम करने का तरीका बहुत अलग था, जैसे सालों से यही करता आ रहा हो। जैक लगाना, नट खोलना, टायर बाहर निकालना, सब कुछ एक मशीन की तरह। अनीता वहीं खड़ी उसे देख रही थी और देखते देखते उसे फिर वहीं अजीब सा एहसास होने लगा। उस आदमी के हाथ लंबे और पतले, वो जिस तरह से नट खोलते हुए अपनी उंगलियों को मोड़ रहा था, सब कुछ इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। अनीता ने अपनी पुलिस वाली आदत से मजबूर होकर पूछा, ये मास्क क्यों लगा रखा है तुमने? उस आदमी ने एक पल के लिए काम रोका, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। बस नीचे टायर को देखते हुए धीमी दबी हुई आवाज में बोला, सर्दी है मैडम और धूल, मिट्टी से एलर्जी भी है। आवाज भारी और थकी हुई, लेकिन इस आवाज में भी कुछ था जो अनीता के दिल के किसी पुराने तार को छेड़ गया। उसका शक अब गहराने लगा था। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, कुछ और था। उसके दिमाग की बत्तियां जलने लगी थीं। एक पुलिस अफसर का दिमाग जो छोटी छोटी बातों को भी पकड़ लेता है। उसने देखा, काम करते हुए उस आदमी ने अपने पसीने वाले हाथ को अपनी पट के पिछले हिस्से पर एक खास अंदाज में पोंछा, ठीक वैसे ही जैसे विवेक शर्मा पोंछा करता था। अनीता का दिल जोर से धड़का। एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। मैं पागल हो रही हूं। वो जा चुका है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजरें अब उस आदमी की हर हरकत पर घड़ी थीं। वो पंचर चेक करने के लिए टायर को पानी की टंकी में डाल रहा था। उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और वहां कान के ठीक नीचे एक छोटा सा तिल था। बस अनीता के लिए ये काफी था। ये वही तिल था जिसे वो अक्सर छेड़ती थी। उसकी दुनिया घूम गई। उसके कानों में साए साए की आवाज होने लगी। उसे लगा वो अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जरा अपना मास्क उतारो। उस आदमी के हाथ वहीं रुक गए। वो पत्थर बन गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अनीता थोड़ा आगे बढ़ी। इस बार उसकी आवाज में एक एसपी का रौब था, एक बीवी का हकत था, एक टूटे हुए दिल की बेचैनी थी। मैंने कहा, अपना मास्क उतारो। वो आदमी कांपा। उसने धीरे से ना में सर हिलाया। अनीता का सब्र अब जवाब दे गया।
वो गुस्से, दर्द और नाकाबिल यकीनियत के एक अजीब से तूफान में घिरी थी। वो करीबन चीखी, तुम मास्क उतार रहे हो या नहीं? मैं पुलिस अफसर हूं। उसकी चीख सुनकर वो आदमी बुरी तरह डर गया। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसके कांपते हुए हाथ धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ बढ़े। उसने गमछा हटाया और फिर धीरे धीरे मास्क की डोरी को अपने कानों से निकाला। मास्क नीचे आया और सामने जो चेहरा था उसे देखकर अनीता की सांसें थम गईं। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। वक्त रुक गया। गाड़ियों का शोर, हवा की सरसराहट, सब कुछ बंद हो गया। वो चेहरा वही चेहरा था, थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा थका हुआ। गाल पीछक गए थे, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे, माथे पर लकीरें खींच गई थीं और एक गाल पर एक लंबा सा चोट का निशान भी था। लेकिन वो आंखें वही थीं। वो नाक, वो होंठ, वो विवेक शर्मा था। उसका विवेक शर्मा जिंदा। अनीता के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। वो बस पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसका दिमाग सुन हो चुका था। 16 साल पहले जिस इंसान का उसने अपने हाथों से आखिरी रस्म अदा की थी, वो आज उसके सामने एक पंचर बनाने वाले मजदूर के रौब में खड़ा था। विवेक शर्मा की आंखें अनीता से नहीं मिल पा रही थीं। वो बस जमीन को घूर रहा था और फिर 16 सालों से दबाया हुआ एक बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो कुछ बोल ना पाया, बस वही जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां पूरे माहौल में गूंज रही थीं। उसका रोना देखकर अनीता भी होश में आई। उसके खुद के आंसू अब बहने लगे थे। वो धीरे धीरे उसके पास गई और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ। विवेक शर्मा, उसके मुंह से एक सवाल की तरह फुसफुसाहट निकली, तुम जिंदा हो? यह कैसे हो सकता है? विवेक शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा, जैसे अपने आंसुओं में 16 साल का हर दर्द बहा देना चाहता हो। अनीता ने उसे झक छोड़ दिया। रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मुझे सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो और तुम इतने सालों तक मुझसे दूर क्यों थे? तुम्हें पता है मैंने ये 16 साल कैसे गुजारे हैं? तुम्हें पता है मैं हर पल हर सांस में मरी हूँ? उसका हर सवाल एक तीर की तरह था जो विवेक शर्मा के दिल में धंस रहा था, लेकिन वो चुप था। उसकी खामोशी अनीता को पागल कर रही थी। तुम्हें मेरी कसम विवेक शर्मा, तुम्हें आज सच बताना होगा। क्यों किया तुमने ये सब? अनीता ने जब अपनी कसम दी तो विवेक शर्मा का रोना थोड़ा थमा। उसने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से पहली बार अनीता की तरफ देखा। उन आंखों में इतना दर्द, इतनी लाचारी और इतना डर था कि अनीता का दिल कांप गया। उसने टूटी हुई कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया और उसने जो सच्चाई बताई वो किसी भयानक ख्वाब से भी ज्यादा डरावना थी। उसने हिचकियों के बीच कहा, मुझे माफ कर दो अनीता, मैं तुम्हें छोड़ना न चाहता था, मुझे मजबूर किया गया था। उसने बताना शुरू किया, वो कोई एक्सीडेंट न था अनीता, वो एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हें याद है मेरे मरने से कुछ महीने पहले मैं नाशक में एक बड़े सरकारी हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अनीता ने हाँ में सर हिलाया। मैं एक सिविल इंजीनियर था अनीता, मेरा काम सिर्फ नक्शे और कंस्ट्रक्शन देखना था, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था वो बहुत घटिया था, सीमेंट, सरिया, सब कुछ। मैंने जब गहराई में छानबीन की तो मेरे होश उड़ गए। उस पूरे प्रोजेक्ट की एड में मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर पटेल अपना काला पैसा सफेद कर रहा था और साथ ही करोड़ों का सरकारी माल भी खा रहा था। अनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। पटेल एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े पुलिस वालों के पसीने छूट जाते थे। वो उसे सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हमेशा कानून के शिकंजे से बच निकलता था। विवेक शर्मा ने आगे कहा, मैं ईमानदार था, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर ली। मैं अगले ही दिन पुलिस को सब कुछ बताने वाला था, लेकिन शायद पटेल के आदमी हर जगह थे। उस रात जब मैं साइड से लौट रहा था तो मुझे अगवा कर लिया गया। मुझे पटेल के सामने ले जाया गया। वो हंसा। उसने मेरे सारे सबूत मेरे सामने जला दिए और कहा, इंजीनियर तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू कल सुबह अपनी बीवी के साथ एक भयानक कार एक्सीडेंट में मर जा, या फिर हमेशा के लिए दुनिया के लिए मर जा और अपनी बीवी को जिंदा छोड़ दे। अनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। विवेक शर्मा की आवाज कांप रही थी। पटेल जानता था कि तुम एक पुलिस वाली हो। उसने कहा, तेरी बीवी बहुत ईमानदार है, बहुत तेज है। अगर तू जिंदा रहा तो वो चुप नहीं बैठेगी, वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन अगर तू मर गया तो वो टूट जाएगी। वो कुछ साल दुखी रहेगी लेकिन जिंदा तो रहेगी। और अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाने की
कोशिश की तो मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। मेरे पास कोई रास्ता न था अनीता, एक तरफ मेरी मौत थी और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी। अगले दिन उन्होंने सब कुछ प्लान किया। एक पुरानी गाड़ी में एक लावारिस लाश को मेरे कपड़े पहनाकर बिठाया गया, जिसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, और उस गाड़ी को उसी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया जहां मैं अक्सर साइड पर जाते हुए रुकता था। मुझे दूर एक पहाड़ी पर खड़ा करके अपनी आंखों से अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर किया गया। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह पर हाथ बंधे थे। मैंने तुम्हें देखा था अनीता, जब तुम खबर सुनकर वहां पहुंची थी। तुम्हारा रोना, तुम्हारी हालत, मैं वहीं मर जाना चाहता था। ये सुनकर अनीता की रूह तक कांप उठी। वो उस मंजर को सोचकर ही सिहर उठी। उसके बाद पटेल के आदमियों ने मुझे एक ट्रक में डाला और कहीं दूर एक अनजान शहर में फेंक दिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कभी भी अपनी पहचान जाहिर करने की या तुमसे राब्ता करने की कोशिश की तो वो तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई पहचान। मैं विवेक शर्मा न था, मैं एक जिंदा लाश था। मैंने 16 साल, अनीता 16 साल इसी डर में गुजारे हैं। मैंने हर किस्म का काम किया, मजदूरी की, होटलों में बर्तन धोए और आखिर में ये पंचर बनाने का काम सीखा। मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैं हर रोज अखबार में, टीवी पर तुम्हारी खबर ढूंढता था। जब तुम इंस्पेक्टर से एसपी बनी तो मैं उस दिन पूरी रात रोया था, खुशी से भी और इस बात के गम में भी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें दूर से देखता था अनीता। कभी कभी मैं तुम्हारे शहर आता था सिर्फ तुम्हारी एक झलक पाने के लिए। तुम्हें तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारी यूनिफॉर्म में देखकर मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता था। लेकिन अगले ही पल ये एहसास कि मैं तुम्हारे पास न आ सकता मुझे मार डालता था। उसने अपने गाल का निशान छुआ। ये निशान भी पटेल के एक आदमी ने दिया था जब उसने मुझे एक बार तुम्हारे घर के आसपास भटकते हुए देख लिया था। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारे शहर आना भी छोड़ दिया। तो फिर आज तुम यहाँ कैसे? अनीता ने सिसकते हुए पूछा। पटेल विवेक शर्मा ने कहा, 3 महीने पहले मैंने खबर में पढ़ा कि वो एक गैंग वॉर में मारा गया। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं आजाद हो गया। 16 साल की कैद खत्म हो गई। मैं पिछले 3 महीने से हिम्मत जुटा रहा था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन कैसे आता अनीता? किस मुंह से तुम एक इतनी बड़ी एसपी और मैं एक फटा पुराना हारा हुआ मजदूर? मुझे शर्म आ रही थी। मैं खुद को तुम्हारे काबिल न समझता था। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे न पता था कि किस्मत वो हमें इस तरह मिलाएगी। सारी कहानी सुनकर अनीता अब रो न रही थी। वो सुन थी। उसके शौहर ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसने 16 साल का नरक झेला था सिर्फ इसलिए ताकि वो महफूज रह सके। उसने विवेक शर्मा का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने ये सब अकेला कैसे सहा विवेक शर्मा? क्यों न सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? मैं हर पल तुम्हारे साथ था अनीता। विवेक शर्मा ने उसके 16 साल की दूरी, 16 साल का दर्द आज उन दोनों के आंसुओं में बह रहा था। शादी, फंक्शन, ताखीर, सब कुछ बेमानी हो चुका था। जो खोया हुआ खजाना आज उसे मिला था। उसके आगे दुनिया की हर चीज फीकी थी। उसने विवेक शर्मा का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घर चलो विवेक शर्मा। लेकिन अनीता, तुम्हारी शादी। अनीता ने उसकी बात काट दी। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तो आज पूरी हो गई है। इससे बड़ी कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। उसने पंचर टायर को वहीं छोड़ दिया। विवेक शर्मा को अपनी गाड़ी में बिठाया। आज स्टीयरिंग व्हील पर अनीता के हाथ थे और बगल की सीट पर 16 साल बाद उसका विवेक शर्मा बैठा था। गाड़ी शादी के वेन्यू की तरफ न बल्कि उनके घर की तरफ जा रही थी। एक ऐसा घर जो 16 सालों से सिर्फ एक मकान था और आज फिर से घर बनने वाला था। किशोर कुमार का गाना अब भी बज रहा था, चिंगारी कोई भड़के, और आज इस गाने के मतलब उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग थे। ये उनके प्यार की चिंगारी थी जो 16 साल के तूफानों के बाद भी बुझी न थी। गाड़ी घर की जानी पहचानी सड़कों से गुजर रही थी। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी शोर मचा रही थी। 16 साल का सन्नाटा आज टूट रहा था। अनीता बार बार ड्राइविंग करते हुए बगल में बैठे विवेक शर्मा को देख लेती, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहती हो कि ये कोई ख्वाब न है। विवेक शर्मा की नजरें बाहर थीं, लेकिन वो कुछ देख न रहा था। उसकी आंखें तो अपने बीते हुए कल और सामने खड़े आज के बीच की खलीज को नाप रही थीं। उसके मैले कपड़े, बढ़े हुए बाल और चेहरे की थकान अनीता का दिल दर्द से भर गया। ये वही विवेक शर्मा था जो अपनी एक शर्ट पर हल्की सी सिलवट भी बर्दाश्त न करता था। उसने कितनी तकलीफें सही होंगी, कितने दिन भूखा सोया होगा, कितनी रातों को डर कर जागा होगा। ये सोचते ही अनीता की आंखों में फिर से पानी भर आया। अनीता ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को मामूली रखते हुए पूछा, तुमने खाना खाया? ये सवाल कितना छोटा था, लेकिन इसमें 16 साल की फिक्र छुपी थी। विवेक शर्मा ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी से ज्यादा दर्द था। सुबह चाय के साथ
एक पांव खाया था। बस इस एक लाइन ने अनीता के सीने में एक और खंजर उतार दिया। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गए जब वो विवेक शर्मा के लिए टिफिन तैयार करती थी और वो बच्चों की तरह जिद करता था कि आज ऑफिस न जाना, तुम्हारे हाथ के पराठे खाने हैं। गाड़ी उनके पुराने बंगले के सामने आकर रुकी, वही बंगला जिसे उन्होंने शादी के बाद बड़ी हसरतों से खरीदा था। विवेक शर्मा ने इसे अपना छोटा सा महल नाम दिया था। हम यहीं रहते हैं? विवेक शर्मा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अनीता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये हमारा घर है विवेक शर्मा, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। विवेक शर्मा के हाथ कितने खुरदुरे और सख्त हो गए थे। उन हाथों में अब औजारों के निशान थे, न कि इंजीनियरिंग की किताबों के। अनीता ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। विवेक शर्मा दहलीज पर ही टिक गया, जैसे उसके कदम 16 साल के फासले को पार करने से डर रहे हों। अंदर सब कुछ वैसे ही था, वही सोफा, वही सेंटर टेबल, दीवारों पर वही पेंट। बस चीजें थोड़ी पुरानी हो गई थीं और सामने की दीवार पर उनकी शादी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उसमें विवेक शर्मा खिलखिलाते हुए हंस रहा था और अनीता शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। उस तस्वीर के नीचे एक और तस्वीर रखी थी जिस पर एक सूखा हुआ हार टंगा था। वो विवेक शर्मा की तस्वीर थी जिसके सामने 16 सालों से एक दिया जल रहा था। उस तस्वीर को देखते ही विवेक शर्मा वहीं जमीन पर बैठ गया। वो अपनी ही तस्वीर पर टंगे हार को देख रहा था। दुनिया के लिए वो मर चुका था, एक याद बन चुका था। अनीता, मैं तो मर चुका हूँ, उसने एक टूटी हुई आवाज में कहा। अनीता दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाया। नहीं विवेक शर्मा, तुम जिंदा हो, ये सब एक बुरा ख्वाब था जो अब खत्म हो गया है। वो उसे पकड़कर अंदर लाई और सोफे पर बिठाया। विवेक शर्मा की नजरें किसी बच्चे की तरह पूरे घर को देख रही थीं। वो बुक शेल्फ जिसमें अब भी उसकी इंजीनियरिंग की किताबें रखी थीं, वो बालकनी जहां बैठकर वो दोनों घंटों बातें करते थे। हर चीज एक याद थी, हर कोना एक कहानी कह रहा था। अनीता दौड़कर किचन में गई और उसके लिए पानी ले आई। उसने विवेक शर्मा के हाथ में गिलास थमाया। विवेक शर्मा ने पानी पिया और फिर अनीता की तरफ देखा जो जमीन पर उसके पैरों के पास बैठ गई थी। विवेक शर्मा ने पूछा, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? अनीता को समझ न आया। वो अलमारी में है। क्यों? मतलब आज तो तुम साड़ी में हो। मैं तो तुम्हें हमेशा यूनिफॉर्म में ही देखने की कल्पना करता था। अखबार में, टीवी पर हमेशा एक रूपदारी एसपी के रौब में। अनीता मुस्कुराई। आज तुम्हारी एसपी नहीं, सिर्फ तुम्हारी अनीता घर लौटी है। विवेक शर्मा ये सुनकर विवेक शर्मा की आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी तैर गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अनीता, तुम कहाँ एक इतनी बड़ी अफसर और मैं एक मामूली पंचर वाला। लोग क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट क्या सोचेगा? यही वो डर था जो उसे इतने महीनों से खाए जा रहा था। यही वो शर्म थी जिसने उसे आजाद होने के बाद भी अपनी बीवी के पास आने से रोके रखा था। अनीता ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। लोग क्या कहेंगे, ये मैंने सोचना छोड़ दिया है। विवेक शर्मा और डिपार्टमेंट वो मेरा खानदान है, वो समझेगा, और अगर न भी समझा तो मुझे परवाह नहीं। ये वर्दी, ये कुर्सी, ये सब तुम्हारे बिना मेरे लिए बेमानी थे। मैंने ये सब इसलिए हासिल किया ताकि खुद को मशगूल रख सकूं, तुम्हारे गम को भुला सकूं। लेकिन सच तो ये है कि मैं एक पल के लिए भी तुम्हें न भूली। उसने विवेक शर्मा के हाथ अपने हाथ में ले लिए। तुम मेरे लिए क्या हो ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इससे बड़ा और अजीम कोई काम न हो सकता। मेरी नजर में तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। विवेक शर्मा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। उसने पूछा, लेकिन अब आगे क्या होगा अनीता? ये सब इतना आसान न होगा। दुनिया के लिए मैं एक मुर्दा हूँ। मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, बैंक अकाउंट बंद हो चुके हैं, मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं कानूनी तौर पर इस दुनिया में एग्जिस्ट ही न करता। अब अनीता एक एसपी की तरह सोच रही थी। ये सिर्फ एक जज्बाती मामला न था, ये एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन थी। एक आदमी जो 16 साल से मृत है, उसे वापस जिंदा कैसे साबित किया जाएगा? मीडिया में ये खबर आग की तरह फैलेगी। एसपी का शौहर निकला जिंदा, 16 साल से छुपा कर रखी पहचान न जाने कैसी कैसी सुर्खियां बनेंगी। उसकी अपनी नौकरी पर भी आंच आ सकती थी। मुझे पता है मुश्किल है, अनीता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। बहुत मुश्किल, हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। सबसे पहले हमें तुम्हें एक नई पहचान देनी होगी, या यूं कहें कि तुम्हारी पुरानी पहचान वापस दिलानी होगी। कैसे? मैं अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से बात करूंगी। हमें कोर्ट में जाना होगा, डीएनए टेस्ट होंगे, गवाहियां होंगी। पटेल मर चुका है, लेकिन उसके गैंग के कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। हमें साबित करना होगा कि तुम्हें धमकी दी गई थी और तुम्हारी मौत को प्लान किया गया था। इसमें वक्त लगेगा विवेक शर्मा, बहुत वक्त और बहुत हिम्मत। विवेक शर्मा का चेहरा ये सब सुनकर पीला पड़ गया। कोर्ट, कचहरी, गवाह, ये सब उसके लिए एक बुरे ख्वाब जैसा था। वो तो बस एक पुरस्कून जिंदगी जीना चाहता था। कचिया, हम ये सब चुपचाप नहीं कर सकते, कहीं दूर चले जाएं, एक नई जिंदगी शुरू करें, उसने एक बच्चे की तरह पूछा। अनीता ने प्यार से उसका सर सहलाया। हम भाग नहीं सकते विवेक शर्मा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम एक मजलूम हो, अपराधी
कभी नहीं। हम दुनिया का सामना करेंगे एक साथ। मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी वापस दिलाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। उसकी आवाज में इतनी इस्तिकामत थी कि विवेक शर्मा को भी हिम्मत मिली। उसे लगा कि अब वो अकेला न है, उसकी अनीता उसके साथ है, उसकी ढाल बनकर ठीक है। उसने कहा, जैसा तुम कहोगी। अनीता उठी। पहले तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकालती हूँ। वो अलमारी की तरफ गई और एक पुराना ट्रंक खोला। इसमें उसने विवेक शर्मा के सारे कपड़े और सामान संहेज कर रखे थे। उसकी घड़ियां, उसका वॉलेट, उसकी किताबें, सब कुछ। उसने विवेक शर्मा के पसंदीदा कपड़ों में से एक कुर्ता पायजामा निकाला। जब विवेक शर्मा नहाकर बाहर आया तो वो बिल्कुल अलग लग रहा था। साफ कपड़ों में उसका थका हुआ चेहरा भी दमक रहा था। अनीता बस उसे देखती रह गई। मैंने चाय बनाई है, उसने कहा। तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय पिए सालों हो गए, विवेक शर्मा ने कहा और मुस्कुराया। दोनों बालकनी में आकर बैठे। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे, लेकिन आज उनकी खामोशी में सुकून था। विवेक शर्मा ने धीरे से कहा, हाँ, मम्मी पापा को भी बताना होगा। अपने माँ बाप का ख्याल आते ही उसका दिल भारी हो गया। अनीता ने उसका हाथ थामा। हाँ, बताना होगा। उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा, लेकिन खुशी का झटका होगा। हम कल सुबह ही उनके पास चलेंगे। उस रात 16 साल बाद विवेक शर्मा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोया। अनीता पूरी रात उसके पास बैठी रही, बस उसे देखती रही। उसे डर था कि अगर उसने आंखें बंद की तो ये ख्वाब टूट जाएगा और विवेक शर्मा फिर गायब हो जाएगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो विवेक शर्मा की आंख खुली। उसने देखा अनीता कुर्सी पर ही बैठे बैठे सो गई थी और उसका सर बिस्तर के किनारे पर था। विवेक शर्मा ने धीरे से उठकर उसके माथे को चूमा। अनीता की आंख खुल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। तैयार हो एक नई लड़ाई के लिए? अनीता ने पूछा। विवेक शर्मा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक तुम साथ हो मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? एक ऐसी जिंदगी जिसे उन्होंने मौत के मुंह से छीन कर वापस पाया था। रास्ता मुश्किलों से भरा था, लेकिन आज उनके पास एक दूसरे का साथ था और यही साथ में उनकी सबसे बड़ी ताकत छुपी थी। दुनिया से लड़ने का सफर अब शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि अनीता और विवेक शर्मा के जज्बात अब भी आपके दिलों में कहीं न कहीं महसूस हो रहे होंगे। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, 16 साल क्या, आज के इस दौर में जहां रिश्ते पल भर में बनते और टूटते हैं, कोई किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ मिटा सकता है। ये सिर्फ एक कहानी न है, ये उस कुर्बानी की एक मिसाल है जो शायद किताबों में ही अच्छा लगता है, पर विवेक शर्मा ने इसे हकीकत में जी कर दिखाया। अब मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं, आप सब मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा, अगर आप विवेक शर्मा की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा बलिदान दे पाते? और अगर आप अनीता की जगह होते तो 16 साल बाद अपने शौहर को इस हाल में देखकर आपका पहला रिएक्शन क्या होता? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगर इस कहानी के किसी भी पल ने आपकी आंखों में नमी और दिल में एक कसक पैदा की हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे और ऐसी कहानियां आप तक लाने की हिम्मत मिलती है। और इस कहानी को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शायद इस कहानी से किसी को सच्चे प्यार की ताकत का फिर से एहसास हो जाए। अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।